हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू वन अकेडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मुनीश वोरा, आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको सीए फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज जो है हमारा ये जो सेशन है, दिस इज अ पार्ट ऑफ बीबीटी फास्ट ट्रैक सीरीज। सो बीबीटी है बाहुबली टीम हमारी अनअकैडमी की। हमने फास्ट ट्रैक सीरीज स्टार्ट किया है सीए फाउंडेशन जून 23 स्टूडेंट्स के लिए एंड इस वीडियो में बीसीके चैप्टर 4 कवर करने वाले हैं। सीरीज ऑफ लेक्चर्स आएंगे। अगर आपने बीसीके में इसके पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आपने बीसीके का बेसिक भी नहीं पता तो भी आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। हमने बीसीके चैप्टर 4 पहले नहीं पढ़ा तो भी ये देख सकते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से हम ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स में इस चैप्टर को कवर करेंगे, जरूर पूरा देखें। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको जरूर बता दूं कि सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 का रिजल्ट एकदम ही जबरदस्त आया था। इसमें जो है हरीत भाटिया, इनको 97 मार्क्स आए हैं इकोनॉमिक्स बीसीके के। ये सब्जेक्ट टॉपर है इंडिया में। इनसे ज्यादा मार्क्स मुझे कहीं भी नहीं दिखे किसी स्टूडेंट के दिसंबर 22 एग्जाम में। ऑब्वियसली इसके पहले चिन्मय फाटक करके थे जिनको जून 2022 में 98 मार्क्स आए थे, वो उन्होंने भी मुझसे ही पढ़ा था। एंड हरीत भाटिया ने मुझसे पढ़ा है दिसंबर 22 में। एंड अनअकैडमी प्लस के जो टॉपर है परनीत कौर, इनको 94 मार्क्स है इकोनॉमिक्स बीसीके में। इन्होंने भी मुझसे ही इकोनॉमिक्स बीसीके कवर किया था। एंड ये सारे स्टूडेंट्स को इतने मार्क्स आए हैं जिन्होंने पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स बीसीके मुझसे कवर किया है। इनके अलावा और भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने शायद कुछ इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स, कुछ बीसीके के चैप्टर्स मुझसे किए होंगे। यहां पे मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम लिया है जिन्होंने पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स बीसीके मुझसे पढ़ा है। एंड अब मैं चाहता हूं कि इससे भी जबरदस्त रिजल्ट हमारे जून 2023 एग्जाम में आए, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं, हमारे अनअकैडमी प्लस पर भी मंजिल 2.0 बैच चल रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स सीए फाउंडेशन के मिल रहे हैं। डिटेल में क्लासेस यहाँ पे चल रही है, ये इसका शेड्यूल है। एंड अगर आप चाहते हैं कि सर हमको सिर्फ आपका इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का कोर्स चाहिए, तो दोस्तों ये रहा सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन अब अनअकैडमी में आया है। सीए फाउंडेशन कोर्स में आप एमवी सर कोड अगर यूज करते हैं तो आपको ये वाला कोर्स अभी 2499 का है। इसमें और डिस्काउंट्स मिल जाएगा अगर आप एमवी सर कोड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, राइट। सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस कोर्स विच इज, जिसमें इस कोर्स में आपको सिर्फ मेरा इकोनॉमिक्स बीसीके मिलेगा। अगर आप एमवी सर कोड को यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो जरूर देखें, ये रिकॉर्डेड बैच आपको मिल सकती है। तो आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। प्लस में एंड आइकॉनिक में आपको फुल एक्सेस मिलता है। इसके लिए आपको सिर्फ इसका अलग से लेना पड़ता है। इसकी लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। लेकिन अगर आपको हमारे फुल बैचेस ज्वाइन करनी है तो प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्लस में आपको पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट क्विजेस मिलेंगे। एंड आइकॉनिक में आपको प्लस के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, प्रिंटेड बुक्स एटसेट्रा। सो आप एमवी सा कोड यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी ऐप पे। ये जो फ्री सेशंस ले रहा हूं इसकी लिंक आपको इस यहां पे आपको मिल जाएंगी। यहां पे इस लिंक पे जाना, सीए फाउंडेशन के टैब में जाना, वहां पे आपको हमारे ये क्लासेस जो फ्री क्लासेस यूट्यूब पे ले रहा हूं उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड आप एमबी सा कोड यूज कर सकते हैं फॉर एनी सब्सक्रिप्शंस। चलिए यार, क्लास को स्टार्ट करते हैं। याद आ रहा है आपको कुछ? टाइपोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। मैंने बोला था कि ये क्या है, दीज आर दी गवर्नमेंट पॉलिसीज, दीज आर दी गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, है ना। सो दीज आर दी गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, है ना। यस, तो हमने बोला था दो टाइप की होती है। इसमें दो टाइप की होते हैं, दो मेजर टाइप्स होते हैं, फिर उसके अंदर सब टाइप्स होते हैं। तो मेजर टाइप क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसी एंड सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसी में दो आती है, फिस्कल एंड मॉनेटरी। एंड सेक्टर मैनेजमेंट में तो कोई भी सेक्टर के लिए, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई तो क्या होता है, सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी या सेक्टोरल पॉलिसी, ऐसे बोलते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे बेटा। नेक्स्ट अगली बात देखेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी कल पढ़ लिया है कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। अच्छा, सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी बनाता कौन है? तो फिस्कल पॉलिसी बनाता है हमारा गवर्नमेंट, है ना। और ये रिलेट करती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू से। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू में क्या आता है, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। याद आ रहा है,
नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी की बात की थी, वो ये पॉलिसी बनाता है आरबीआई। तो पॉलिसीज रिलेटिंग टू द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, है ना। तो मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का जो पॉलिसी आरबीआई बनाता है उसे मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। मैंने इसमें एक एमसीक्यू आपको बोला था कि हमारा जो ये फिस्कल पॉलिसी जो होता है वो इकोनॉमी के डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड दोनों पे क्या इंपैक्ट डालता है, याद रखेंगे। आपको करेक्ट इनकरेक्ट का एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ऐसा पूछेगा। एंड बोलेगा कि फिस्कल पॉलिसी वर्क्स ऑन ओनली द डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी, तो गलत है। बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी की वजह से गवर्नमेंट ने अगर एक्सपेंडिचर बढ़ाया इकोनॉमी में लोगों के ऊपर, अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस को कम किया तो इससे डिमांड भी बढ़ेगी चीजों की, क्योंकि लोगों के पास अब ज्यादा इनकम बचेगी तो डिमांड, वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो डिमांड भी इससे अफेक्ट होती है, और सप्लाई भी साथ ही साथ बढ़ता है इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है तब। ठीक है, तो याद रखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी दोनों पे दोनों को अफेक्ट करती है, डिमांड साइड सप्लाई साइड दोनों को। ओके, देन सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी में बताया था कि इसको हम सेक्टोरल पॉलिसीज भी बोलते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए हम, जब गवर्नमेंट ने सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर के लिए कोई पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए कोई पॉलिसी बनाई, तो क्या हो जाएगा ये सेक्टोरल या सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। ठीक है ना, चलो बड़े आगे, नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला देखेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 के जो है डिमांड फोरकास्टिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई वाले टॉपिक्स आने वाले, थोड़ा सा रुक जाइए। मैं बस उसको मर्ज कर रहा हूं वीडियोस को, बहुत जल्द हम डलवा देंगे। ठीक है, चलो आइए इधर आइए आगे। सो यहां पे देखेंगे मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड बिजनेस कंड्यूसिवनेस, ध्यान देंगे। अब ये जो पॉइंट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये न्यूली एडेड है आपके स्टडी मटेरियल में। तो जुलाई 21 एग्जाम्स के समय ये वाला टॉपिक ऐड किया था आपके स्टडी मटेरियल में। अच्छा, और एक चीज बता दूं, अभी जो मैं आपको यहां पे बीसी के चैप्टर 4 पढ़ा रहा हूं, ये एकदम अपडेटेड पढ़ा रहा हूं, ये एकदम अपडेटेड पढ़ा रहा हूं, राइट। अच्छा, इसमें जो है अगर किसी के पास जुलाई 21 के पहले की स्टडी मटेरियल है तो ये चैप्टर में कुछ भलती चीजें लिखी थी पहले, अब इसमें बहुत सारे चेंजेस है चैप्टर में, तो हम ऑलरेडी अपडेटेड चीज पढ़ रहे हैं। आप कृपया करके लेटेस्ट स्टडी मटेरियल जो है सितंबर 21 वाला जो एडिशन है वो यूज करें, तो आपको ये सारे पॉइंट्स उसमें दिख जाएंगे। ठीक है, तो हम सब लेटेस्ट ही पढ़ा रहे हैं, आपको इतना विश्वास रखें। चलो आइए अब बात करेंगे यहां पे। अब यहां पे बोल रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए कि मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, संकेत। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, संकेत, है ना। ऐसे मैक्रो इकोनॉमी में ऐसे कौन से संकेत हैं जिन संकेतों को देख के, जिन इंडिकेशंस को देख के, जिन इंडिकेटर्स को देख के हम ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, तो इसके वजह से फ्यूचर में बिजनेस जरूर ग्रो करेगा। तो मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड बिजनेस कंड्यूसिवनेस, तो बिजनेस के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमेशा मेहनत करते हैं हमारे लिए ताकि हमको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले, है ना। कंड्यूसिव मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे हमें हेल्प हो हर चीज में, तो हमको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती, जो बेस्ट से बेस्ट क्लासेस होते हैं वो हमें हमारे पेरेंट्स लगवा के देते हैं, है ना। आपको खाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, जो कपड़े आप पहनते हैं उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको हर चीज में क्या सबसे बेस्ट से बेस्ट मिल सकता है, कैसे आपके लिए ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जिसमें आप अच्छे से ग्रो कर सके। वैसे ही मैक्रो पॉलिसी के ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, ये है मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स फॉर बिजनेस कंड्यूसिवनेस। समझ में आ रहा है, चलो ध्यान दीजिए, चलो वेरी गुड। अब यहां पे आ जाइए, ध्यान देंगे। अब ओके, सबसे पहले क्या बोल रहा है, तो ये 5 इंडिकेटर्स के बारे में हमें पढ़ना है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, है ना। तो बोलते हैं सबसे पहले क्या बोलता है, जीडीपी, है ना। तो जीडीपी वाला पॉइंट पढ़ेंगे, बोलता है ग्रोइंग जीडीपी। अगर हमारे इकोनॉमी में जीडीपी की वैल्यू ग्रो होती है, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है बोलिए, जीडीपी होता है बेटा, जीडीपी होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, मतलब कि हमारे कंट्री में विद इन अ ईयर, एक साल में हमारे कंट्री में कितने वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, ये होता है जीडीपी, सिंपल भाषा में। तो जीडीपी क्या होता है कि हमारे इकोनॉमी में एक साल के अंदर टोटल में कितने वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, मतलब कितना वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन होता है हमारे इकोनॉमी में एक साल में, वो जीडीपी बताता है। तो अगर जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही है, अगर जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही है हमारी इकोनॉमी में, तो इसका मतलब क्या है बेटा, बोलो। अगर जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही है हमारी इकोनॉमी में, इसका मतलब क्या है कि हमारे इकोनॉमी में लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा फर्म्स बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। अब जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन, जब हम फैक्ट्रीज वगैरह में प्रोडक्शन करेंगे तो ओनर्स खुद बैठ के करेंगे क्या, नहीं, वो एम्प्लॉइज को, लेबरर्स को हायर करेंगे और उनको बोलेंगे भैया प्रोडक्शन करो। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है उतना ज्यादा वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनती है, साथ ही साथ उतने ज्यादा लोगों को जॉब्स भी मिलती है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है इसके वजह से, समझ लो। फिर लोगों को जब जॉब्स मिलेंगी ज्यादा तो वो पैसा कमाएंगे, अब पैसा कमाएंगे तो अब वो और चीजें खरीदना चाहेंगे, तो इससे डिमांड भी बढ़ेंगी। तो जीडीपी बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है इकोनॉमी में, डिमांड भी साथ साथ बढ़ता है। तो अब अगर डिमांड बढ़ेंगी गुड सर्विसेज की, तो प्रोड्यूसर्स बोलेंगे चलो और प्रोडक्शन करते हैं अगली बार, क्योंकि डिमांड तो बढ़ते जा रही है। तो अगर ग्रोइंग जीडीपी होता है इकोनॉमी में, तो ये एक संकेत है, ये एक इंडिकेटर है कि इसके वजह से अगर जीडीपी ग्रोइंग होगी तो ये एक संकेत है कि अगर जीडीपी ग्रो हो रही है तो बिजनेस भी हमारा ग्रो करेगा फ्यूचर में, ऐसा। सो ग्रोइंग जीडीपी इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म, है ना। इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म मतलब क्या, ऑप्टिमिस्ट होना मतलब पॉजिटिव सोचना फ्यूचर के बारे में। तो अगर जीडीपी ग्रोइंग है तो सब लोग पॉजिटिव सोचते हैं फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में हमारा और प्रोडक्शन बढ़ेगा, और सेल बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा प्रोडक्ट का, ऐसा। एंड हाई डिमांड एक्सपेक्टेशंस, है ना, तो लोग और एक्सपेक्ट कर देंगे फ्यूचर में ना और डिमांड बढ़ेगी, ऐसा। सो दस अब वर्चुअस साइकिल मतलब क्या, अनएंडिंग, मतलब चलता जाएगा, है ना। लोगों की इनकम बढ़ेंगी और डिमांड करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेंगी और डिमांड बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेंगी और डिमांड बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये चलता जाएगा साइकिल, ऐसा। सो द वर्चुअस साइकिल इज एक्टिवेटेड वेयर बाय हाई डिमांड एक्सपेक्टेशन इज इंटरप्रेटेड एज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ग्रेटर इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको ये समझाया है बेटा, आधे से ज्यादा जनता सी फाउंडेशन की, उनको इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं पता होता है। इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है ये मैंने आपको समझाया है इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 में एंड बीसी के चैप्टर 1 में, दोनों में समझाया था। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है क्या, बताइए फास्ट। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि जब एक प्रोड्यूसर अपने फैक्ट्री में कैपिटल गुड्स खरीदता है ना, फ्यूचर में और प्रोडक्शन करने के लिए, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना। तो बिजनेसमैन करते हैं इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में जब वो और कैपिटल गुड्स खरीदते हैं अपने बिजनेस में। तो इससे क्या होगा, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, मतलब लोग जो है और कैपिटल गुड्स, मशीनरीज वगैरह खरीदेंगे फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ऐसा। फिर उससे क्या होगा, उससे और प्रोडक्शन बढ़ेगा फ्यूचर में, ग्रेटर प्रोडक्शन जी, इससे और इनकम बढ़ेगी लोगों की, वापस से और डिमांड बढ़ेगी, और ये चलता जाएगा, ऐसा। इन शॉर्ट ये क्या बोल रहा है कि अगर इकोनॉमी में जीडीपी आपकी ग्रो होती है तो ये एक संकेत है, ये एक इंडिकेटर है कि इसके वजह से फ्यूचर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रो हो पाएंगे। समझ पा रहे हो पॉइंट? आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है बेटा इन्फ्लेशन। बोलता है इन्फ्लेशन जो है ना वो मॉडरेट होना चाहिए। कैसा? मॉडरेट इन्फ्लेशन। अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन रहा ना तो ये एक संकेत होगा कि फ्यूचर में बिजनेसेस हमारे और ग्रो करेंगे, बिजनेसेस के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन हो इकोनॉमी में। तो अब बोलते हैं कि इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा होता है ना, अच्छा इन्फ्लेशन का मतलब क्या है वो भी सुन लो। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो जब चीजों की प्राइसेस मार्केट में बढ़ती है उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो बोलते हैं अगर चीजों की प्राइसेस मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी,
अगर चीजों की प्राइसेस मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, लोग इतनी महंगी चीजों को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाएगी और प्रोड्यूसर्स का सेल ही एकदम से कम हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होना अच्छी बात नहीं होती। नेक्स्ट बोलते हैं बहुत ज्यादा कम इन्फ्लेशन। बहुत ज्यादा अगर कम इन्फ्लेशन है मतलब चीजों की प्राइसेस बढ़ ही नहीं रही, बिल्कुल बहुत ही आराम से धीरे धीरे बढ़ रही है ना, ये भी बुरी बात होती है सर ये कैसे बुरी बात है, अगर चीजों की प्राइसेस नहीं बढ़ रही ये तो अच्छा है ना। अरे बेटा आप हमेशा खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, अब आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है, जो व्यक्ति गुड्स सर्विसेज बेच रहा है, क्या वो भी एक्सपेक्ट करेगा क्या कि मैं जो चीजें बेच रहा हूं इसकी प्राइसेस थोड़ी बहुत तो धीरे धीरे बढ़नी चाहिए ना, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगी तो हम ही ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। अरे हर व्यक्ति थोड़ा तो ग्रोथ चाहेंगे ना अपनी जिंदगी में। आप भी कल जाके अगर कहीं पे जॉब करोगे एग्जाम्पल, और अगर आपको पहले साल आपको बोला कि 6 लाख रुपए की सैलरी, तो क्या जिंदगी भर 6 लाख में काम करोगे क्या तुम? 1-2 साल बाद बोलोगे ना कि चलो अब 8-10 लाख हो जाना चाहिए, फिर 1-2 साल बाद बोलोगे यार अब 12-15 लाख होना चाहिए। खुद ग्रोथ चाहोगे कि नहीं अपनी इनकम में? वैसे ही जो सेलर्स गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं वो भी तो चाहेंगे ना कि उनके जो प्रोडक्ट की प्राइसेस है वो थोड़ी बहुत तो धीरे धीरे बढ़े, ताकि उनके भी प्रॉफिट थोड़े बहुत धीरे धीरे बढ़े। तो बहुत ज्यादा कम इन्फ्लेशन अगर होता है ना तो चीजों की प्राइसेस वैसी की वैसी रहेंगी, बहुत ज्यादा बढ़ेंगी नहीं, तो फिर सेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन भी धीरे धीरे बढ़ नहीं पाएगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो जब बहुत ज्यादा कम इन्फ्लेशन होता है ना तो हमारी इकोनॉमी कुछ थम सी जाती है। क्या थम सी जाती है थोड़ी सी इकोनॉमी। सेलर्स ना उतने मोटिवेटेड नहीं होते। आप सोच के देखो, जब आप किसी काम में, जब आप कोई काम करते हैं और अगर उसमें आपको कुछ मॉनेटरी गेन हो तो जितना ज्यादा पैसा मिलेगा ना आप उतना ज्यादा उत्साही होके वो काम करेंगे। समझ रहे हो ना? अगर किसी काम को करके ज्यादा पैसा कमाने को मिलेगा नहीं तो फिर क्या बताइए, मोटिवेशन भी कम हो जाता है। समझ रहे हो बात? ऐसा तो बोलते हैं अगर इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा कम होगा तो यार लोगों का मोटिवेशन ही नहीं ज्यादा बचेगा गुड सर्विसेज बेचने। बोलेंगे यार क्या यार इतने साल हो गए सेम ही प्रॉफिट कमा रहे कब से। ये समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, तो जब बहुत ज्यादा कम इन्फ्लेशन होता ना तो अच्छी बात नहीं है, हमारी इकोनॉमी कुछ थम सी जाती है ना। जितने गुड्स पहले बिक रहे थे लगभग उतने ही बिकते, कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं होता इकोनॉमी में। तो इसे बोलते हैं कि जब वेरी लो इन्फ्लेशन होता है ना तो हमारी इकोनॉमी में सीडेशन इफेक्ट आता है। तो देखिए, टू लो एन इन्फ्लेशन शैल हैव अ सीडेशन इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। सीडेशन मतलब क्या? बेहोशी का इफेक्ट। बेहोशी मतलब बेहोश हो गया, बेहोश मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है ऐसा। तो हमारी इकोनॉमी में सीडेशन इफेक्ट दिखेगा, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखेगा ही नहीं अगर बहुत कम इन्फ्लेशन है तो, ऐसा बोल रहा है ना। और अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रहा तो, टू हाई इन्फ्लेशन रहा तो क्या होगा? तो इससे एकदम से चीजों की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, प्रॉफिट्स हमारे एकदम से कम होना चालू होंगे। क्यों? देखो, जब बहुत ही ज्यादा प्राइस बढ़ जाती ना, हद से ज्यादा प्राइस बढ़ जाती, तो उस समय फिर क्या होता है, लोग वो प्रोडक्ट को खरीदना ही कम कर देते हैं। तो फिर प्रॉफिट हमारे बहुत कम होना चालू हो जाएंगे। इरोजन ऑफ प्रॉफिट मतलब बहुत ही कम होना चालू हो जाएंगे प्रॉफिट। इसलिए बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं, बहुत कम इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं, मॉडरेट होना चाहिए। वही आंसर है। देखो, मॉडरेट इन्फ्लेशन। समझ में आ गया? सो मॉडरेट इन्फ्लेशन क्या है? मॉडरेट इन्फ्लेशन ये है एक इंडिकेटर है ये बिजनेस कंड्यूसिवनेस का। समझ में आ गया? अगली बात देखेंगे नेक्स्ट। अगला है टैक्स रेट। मुझे बताओ, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको ज्यादा टैक्सेस पे करना अच्छा लगेगा या कम टैक्सेस पे करना अच्छा लगेगा? खुद सोच के बताओ, कॉमन सेंस। अगर आप क्या बताइए, ज्यादा, अगर आप क्या बताइए फास्ट, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना अच्छा लगेगा कि कम टैक्स पे करना अच्छा लगेगा? क्या लगता है आपको? हाँ सर, कम टैक्स पे करना। बस वही तो पॉइंट है। बोलते हैं अगर रेट ऑफ टैक्स कम रहेगा ना, अगर रेट ऑफ टैक्स आपका कम रहेगा ना तो इससे क्या होगा? इससे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, जो प्रोड्यूसर्स है, जो सेलर्स है, वो और मोटिवेट होंगे कि चलो यार और पैसा कमाते हैं, टैक्स तो कम देना है हम, चलो और पैसा कमाते। तो वो लोग क्या करेंगे? ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में। क्या करेंगे वो लोग? ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में।
सो व्हेन द रेट ऑफ टैक्सेस आर लोअर, लोअर टैक्स रेट स्टिमुलेट्स, स्टिमुलेट मतलब फैसिलिटेट करता है ना। लोअर टैक्स रेट से क्या होता है, स्टिमुलेशन मिलता है किसको, बिजनेस इन्वेस्टमेंट को। मतलब टैक्स रेट कम होने से बिजनेस इन्वेस्टमेंट एकदम से बढ़ते हैं, एकदम से स्टिमुलेट होते हैं, एकदम से बढ़ते हैं, ऐसा बोल रहा है। लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, ऐसा है ना। हायर टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट ज्यादा होगा तो देन इट विल रिपेल। रिपेल मतलब क्या, जो आपकी क्रश आपसे होती है, रिपेल दूर भागती है, ऐसा। तो हायर टैक्स रेट विल रिपेल इट, मतलब अगर टैक्स रेट ज्यादा होगा तो लोग फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिजनेस में नहीं करते फिर, ऐसा। समझ में आ गया, बताइए फास्ट जल्दी से है। चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है सर एक्सपेक्टेशन का मतलब बताओ। बेटा एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि हम जैसे एक्सपेक्ट करते हैं, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि बच्चों को बेसिक इंग्लिश के तो शब्दों का मतलब पता होगा, लेकिन आपने मेरी एक्सपेक्टेशन को चूर चूर कर दिया, ये होता है एक्सपेक्टेशन। समझ में आ गया, चलो ध्यान दीजिए, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट अगला देखेंगे। नेक्स्ट देखो अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रेट, है ना। अगेन सोच के देखो इंटरेस्ट रेट में क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो अब जो है सुनिए ध्यान से, अब क्या बोल रहा हूं मैं, इंटरेस्ट रेट्स। हम जब, सुनो, हम जब क्या बताइए, हम जब बिजनेस करते हैं तो हमको पैसा लगता है, तो पैसा हम कुछ खुद का लगाते हैं या बैंक से लोन पे ले सकते हैं। ठीक है सर, ओके। अब ध्यान दीजिए, तो फिर क्या बताइए, हाँ तो फिर जो है, अगर आपको बैंक वाला ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करे तो अच्छा लगेगा आपको, कि कम इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो अच्छा लगेगा। सोच के देखो, आप अगर बैंक से लोन लेते हो तो उसको कम इंटरेस्ट देना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लगेगा कि ज्यादा इंटरेस्ट देना अच्छा लगेगा। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस सोच के देखो एक बार प्लीज जल्दी से, क्या लगता है, कम, वही आंसर है, वही आंसर है, चेक करो। बोलते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, बोलते हैं कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स इज अ इंडिकेटर ऑफ बिजनेस कंड्यूसिवनेस। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो ये एक इंडिकेटर है, ये एक संकेत है कि इसके वजह से फ्यूचर में बिजनेसेस ग्रो हो सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ और भी आगे लिखा है, बोलता है लोअर इंटरेस्ट रेट क्वालिफाइज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स विद अ लोअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड हेंस कंपनीज कैन एक्सपांड देयर बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है ना। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे, आपको कुछ पढ़ाएंगे हम, आइए आइए हम आपको कुछ पढ़ाते हैं, मजा आएगा आपको, ठीक है। चलो आइए, तो हम यहां पे बात कर रहे थे आपके साथ, आ जाओ। वहां पे वो ऐसा बोल रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं ना तो इससे क्या होता है, अब हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट कर पाते हैं। अच्छा अब सुनिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये लिख लीजिए आप, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। हम एकदम सिंपल भाषा में चीज कुछ तो भी पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, ये मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। ओके, हमारे बिजनेस का नाम है एमवी फूड्स लिमिटेड, ठीक है। एमवी फूड्स लिमिटेड हमारे बिजनेस का नाम है, कंपनी का नाम है, ठीक है सर। अब ये कंपनी में, ये कंपनी को चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ पैसा लगेगा, तो इसके इसमें जो है ना, इसके ओनर ने मतलब एमवी सर ने कुछ पैसा लगाया इसमें, और बाकी पैसा ना इन्होंने बैंक से लिया लोन पे, इन्होंने बैंक से लोन पे लिया, ठीक है। तो ओनर ने समझो बेटा 5 लाख रुपए लगाए थे और बैंक वालों ने समझो 10 लाख रुपए दे दिए, तो 15 लाख रुपए क्या बताइए अभी इस ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़े हैं। अब ये 15 लाख का क्या करेंगे, हैं क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे ना इन पैसों को, ये कहीं ना कहीं पैसों को इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो इन्होंने सोचा कि चलो हम ना एमवी ओला, देन एमवी चिप्स और एमवी बिस्किट, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है ना। ये सारे प्रोडक्ट्स में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे आगे। अच्छा अब मुझे बताइए, जब मुझे बताओ, जब मैं एज एन ओनर मैंने इसमें पैसा लगाया एंड बैंक वाले ने भी हमें पैसा दिया है बिजनेस करने के लिए, तो क्या ये लोग फुकट में पैसा देंगे क्या?
अरे मैं जब बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, क्या मैं कुछ एक्सपेक्ट करूंगा क्या कि कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए बिजनेस से? वैसे ही बैंक वाला जब पैसा दे रहा है तो क्या ये भी कुछ एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं? क्या बैंक वाला भी कुछ एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं कि यार कुछ तो हमें रिटर्न मिलना चाहिए, कुछ तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए मेरे पैसों पे, है कि नहीं? हाँ, तो हमको जो लोग बिजनेस में पैसा प्रोवाइड करते हैं ना, हमको जो लोग बिजनेस में पैसा प्रोवाइड करते हैं ना, वो पैसा प्रोवाइड करते वक्त कुछ ना कुछ हमसे एक्सपेक्ट भी करते हैं इन रिटर्न। समझ में आ रहा है? वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्ट को हिंदी में क्या बोलता है? एकदम से शब्द याद नहीं आ रहा मुझे, बताओ एक्सपेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से। उम्मीद, हाँ उम्मीद। तो क्या ये लोग जब पैसा लगाएंगे बिजनेस में तो क्या कुछ उम्मीद लगा के बैठेंगे, है ना? क्या उम्मीद लगा के बैठेंगे, है ना? बेटा मैं हिंदी थोड़ा सा लिखना हल्का हल्का भूल गया हूं, कोई बात नहीं। तो क्या हम क्या उम्मीद लगा के बैठेंगे? ये लोग उम्मीद लगाएंगे कि कुछ ना कुछ तो पैसा कमाएंगे यहां से, यस ना बताइए। हाँ, तो समझो इनका एक्सपेक्टेशन, एवरेज में इनका जो एक्सपेक्टेशन है वो है, समझो बेटा वो है समझो 15% का, ठीक है ना? तो ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक से जो लोन लिया ना उस पर 15% का रेट देना है। समझो ये भी 15% ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओनर। तो समझो एवरेज में ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने जो पैसा टोटल लगाया ना बिजनेस में, हमारे पैसों पे हमें कम से कम 15% का रिटर्न आना चाहिए, ऐसा ये एक्सपेक्ट करते हैं। अब जब हमारे बिजनेस में पैसा आ गया, अब मुझे बताओ ये पैसा जब मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में, जब ये पैसा लगाऊंगा तो समझो कि एमवी ओला बनाने से मुझे जो रिटर्न मिलने वाला है, एक्चुअली जो मैं प्रॉफिट कमाने वाला हूं वो है समझो 20% का, ठीक है ना? एमवी चिप्स से अगर मैंने एमवी चिप्स बनाने का बिजनेस भी चालू किया तो इस पे मुझे रिटर्न 13% का मिल सकता है, और एमवी बिस्किट बनाने का अगर काम किया तो इसमें मुझे रिटर्न मिल सकता है समझो 11% का। समझ में आ गया? अब मुझे बताइए कि हम जो पैसा यूज करने वाले हैं इन अलग अलग प्रोडक्ट्स में, ये पैसा इन्वेस्ट करके हम इतना इतना रिटर्न कमा पाएंगे। अब हम बोलेंगे भैया ये लोग तो बोल रहे हैं कम से कम 15% तो कमाना पड़ेगा, तो यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है कि एमवी चिप्स में लगाऊंगा पैसा तो 15% जितना नहीं कमा पाऊंगा, एमवी बिस्किट में लगाऊंगा तो 15% जितना नहीं कमा पाऊंगा। तो क्या होगा बताइए? हम ये प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर देंगे, बोलेंगे हमें जितना एक्सपेक्टेशन था उतना तो कमा के नहीं दे पा रहे हैं ये प्रोजेक्ट, तो इसको कैंसिल करो, और एक ही हम बस प्रोडक्ट बना पाएंगे हमारा, वो है एमवी ओला। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? मुझे बताइए फास्ट, जल्दी से। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? इसको लिख भी लो यार तब तक जल्दी। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब सुनिए, अब अगर कल जाके ये जो इंटरेस्ट रेट है हमारा, ये जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है, समझो ये कल जाके हो जाता है 10%, मतलब इंटरेस्ट रेट हमारा कम हो जाता है, समझो ये बाकी एक्सपेक्टेशन भी कम हो जाती है, ओवरऑल जो हमारी एक्सपेक्टेशन है समझो वो भी 10% हो जाती है। ये क्या है? ओवरऑल एक्सपेक्टेशन। अच्छा, ओवरऑल एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? इसका एक शब्द होता है, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या? बिजनेस में जो हम पैसा लेके आए हैं इसको बोलते हैं कैपिटल। हमने जो बिजनेस में पैसा लगाया है उसको कैपिटल बोलते हैं ना। तो हमारे बिजनेस में जो हमने पैसा लगाया है उस पैसे को यूज करने का खर्चा कितना है, ये है। हमने जो बिजनेस में पैसा लगाया है उस पैसे को यूज करने का खर्चा कितना है, ये है 10%, है ना। मतलब कि ये 15 लाख अब मैं जहां कहीं पे भी इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे उस प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट से कम इतना रिटर्न तो कमाना ही पड़ेगा। अब क्या होगा, जब ये इंटरेस्ट रेट हमारे कम हो गए तो पहले जो प्रोजेक्ट्स को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्या अब इसको भी एक्सेप्ट कर पाऊंगा? हाँ, अब हम इसको भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो बोलते हैं कि जब हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता है ना
तो इसके वजह से हम ज्यादा प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा पाते हैं। जिन प्रोजेक्ट्स में कम रिटर्न आ रहा था ना, उसको भी अब हम एक्सेप्ट कर पाएंगे और ज्यादा प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा पाएंगे बिजनेस में, जिससे हमारे बिजनेस का पोर्टफोलियो बढ़ेगा। तो हम जो जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पोर्टफोलियो में आता है, बिजनेस के पोर्टफोलियो में। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो हम ज्यादा प्रोडक्ट्स में, ज्यादा प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा पाएंगे, जिससे हमारा बिजनेस का पोर्टफोलियो बढ़ेगा। क्या पॉइंट समझ में आएगी नहीं बताइए फास्ट जल्दी से, यस नो? तो पढ़िए एक बार वापस से पढ़ के देखो क्या लिखा है। लोअर इंटरेस्ट रेट्स क्वालिफाई investment projects with lower return on investment and hence company can expand their business portfolio। तो इंटरेस्ट रेट कम होने से अब हम जिन प्रोजेक्ट्स में कम रिटर्न मिल रहा था ना, उसको भी अब एक्सेप्ट कर पाएंगे पहले के कंपैरिजन में। समझा बात क्या बोल रहा हूं? यस नो? मैंने बताया ना बेटा कार्तिक, पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि एक कंपनी, जैसे समझो मेरी कंपनी एमवी फूड्स, वो कौन से प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है? तो पहले सिर्फ एमवी वाला करती थी, मतलब मेरे बिजनेस के पोर्टफोलियो में सिर्फ एमवी वाला आता था। पर अब इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद अब मैं एमवी ओला, एमवी बिस्किट, एमवी चिप्स, ये तीनों प्रोवाइड करता हूं। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स मेरे पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मैं एक सीए का टीचर हूं, मेरे सर्विसेज का क्या पोर्टफोलियो है? तो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, ऑफलाइन मैराथन वगैरह कंडक्ट करूंगा और मैं मेरी बुक्स सेल करता हूं। तो ये मेरे सर्विसेज का पोर्टफोलियो कि मैं क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता हूं, ऐसा। समझ में आ रहा है? चलो अगला फिर आता है आखिरी। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक ये कितने इंडिकेटर पढ़ लिए? हमने अभी तक जो है ये 4 इंडिकेटर पढ़ लिए हैं। अब 5वां इंडिकेटर पढ़ेंगे, एक्सचेंज रेट, है ना? बोलते हैं एक्सचेंज रेट के केस में क्या होगा ऐसा इंडिकेटर जिससे हमारे कंट्री के बिजनेसेस फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं, या कंट्री के बिजनेसेस के लिए ऐसा एनवायरनमेंट बनेगा जिसमें वो ग्रो कर सके। तो एक्सचेंज रेट में भी आंसर होता है मॉडरेट एक्सचेंज रेट। बोलता है कि मॉडरेट एक्सचेंज रेट होना चाहिए। क्या बोलता है? मॉडरेट एक्सचेंज रेट होना चाहिए। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा बिजनेस ग्रो कर पाते हैं हमारे इकोनॉमी में। एकदम ही क्विक वे में इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। आ जाओ। तो अब हम क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से, ठीक है? मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं, प्लीज सुनेंगे। हाँ चलो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं एक्सचेंज रेट, ठीक है ना? एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? जैसे $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। ये क्या हो गया? हमारा एक्सचेंज रेट होगा कि $1 अगर इंडिया में खरीदना है तो 60 रुपीज। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे पता है एक्चुअल वाला अलग है, ठीक है? फिर समझो एक हमारा एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू 80 और एक है $1 इज इक्वल टू 120 रुपीज, ठीक है? अच्छा ये मैं क्या कर रहा हूं बताऊंगा, आप पहले लिखो इसको, टेंशन मत लो तुम इतना। जो मैं बोल रहा हूं पहले वो लिखिए, जो मैं बोल रहा हूं बस वो लिखिए, टेंशन मत लो ज्यादा, ठीक है? हाँ मैं क्या बता रहा हूं आपको कि देखो ये है आपका लो वाला, ये है आपका लो एक्सचेंज रेट, ये है आपका बेटा लोअर एक्सचेंज रेट, ये है आपका मॉडरेट एक्सचेंज रेट, और ये है आपका हाई एक्सचेंज रेट। ठीक है ना? लो एक्सचेंज रेट, मॉडरेट एक्सचेंज रेट, हाई एक्सचेंज रेट, ठीक है? अब इससे क्या होता है सुनिए, ये एग्जाम्पल जब समझेंगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है ना? लिखेंगे। तो अगर हमारा कंट्री में ये एक्सचेंज रेट होता तो हम इसको कंसिडर करें कि लोअर वाला है ना? लोअर एक्सचेंज रेट मतलब देखो ना $1 कितने कम रुपए में आ रहा है, तो लोअर एक्सचेंज रेट। देन यहां पे क्या बोलेंगे? मॉडरेट एक्सचेंज रेट मतलब $1 80 रुपए में आ रहा है। हाई एक्सचेंज रेट मतलब $1 120 का आ रहा है, बहुत महंगा है $1 ऐसा। तो इससे क्या असर पड़ेगा हमको ये देखना है, ये समझना है हमको, ठीक है? इससे असर क्या पड़ेगा, ठीक है ना? चलो ध्यान दीजिए।
ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, आइए तो अब हम ना एक एग्जाम्पल लेंगे इसमें। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे, ठीक है। चलो अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एक एग्जाम्पल। समझो कि हम, सुनो हाँ, कि इंडिया से हम यूएसए में गुड्स सेल कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया, अगर हम इंडिया से यूएसए में गुड्स सेल कर रहे हैं तो ये इंडिया के लिए हो जाएगा एक्सपोर्ट और यूएसए के लिए हो जाएगा इंपोर्ट। आई होप इतना आपको बेसिक चीजें पता है। जब हम हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में कुछ बेचते हैं तो वो हमारे कंट्री के लिए एक्सपोर्ट होता है, और यूएसए वाला इंडिया से कुछ खरीद रहा है तो यूएसए वाले के लिए वो क्या हो गया, इंपोर्ट। कॉमन सेंस है ना। अच्छा चलिए, तो अब जो है समझो इंडिया से जब हमने कुछ बेचा यूएसए में तो उसका बिल बनाया मैंने, बिल। तो इंडिया का सेलर बनाएगा बिल इसका। तो समझो बिल आपका आया समझो 10,000 रुपए का, है ना। मतलब कि आपने, इंडिया वालों ने जो गुड्स यूएसए में बेचे तो यूएसए वाले को बोला कि तुमको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है। हाँ, तो समझो अगर ये हमारा एक्सचेंज रेट रहता, तो सामने वाले को, यूएसए वाले को कितने डॉलर देने पड़ते। तो बोला 10,000 का बिल है, तो हमें सामने वाले को 10,000 रुपए, देखो ऐसा समझो आप, अगर ये एक्सचेंज रेट चलता कंट्री में तो एक डॉलर आता है 60 रुपए का, करेक्ट। तो वैसे ही कितने डॉलर का पेमेंट करना पड़ता अगर 10,000 का पेमेंट करना है तो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं। तो ये आएगा 10,000 अपॉन 60। बताइए आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है बताइए आप। वापस से मैं क्या बोल रहा हूं कि इंडिया वाले ने यूएसए में कुछ गुड्स बेचे, ठीक है। तो इंडिया वाले ने बोला भैया 10,000 रुपए के गुड्स हुए, ओके। तो अब यूएसए वाले के पास जो डॉलर पड़े रहते हैं, पहले यूएसए वाले को क्या करना पड़ेगा, अपने डॉलर को रुपी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा और फिर रुपी में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यूएसए वाले को कितना डॉलर का पेमेंट करना पड़ेगा, 10,000 अपॉन 60। हाँ तो है ही ना बेटा। तो एक्सचेंज रेट हर करेंसी के साथ होता है, जैसे रुपी का डॉलर के साथ है वैसे रुपी का पाउंड के साथ होगा, रुपी का चाइना की करेंसी युआन के साथ होगा, हर एक के साथ होता है। एग्जाम्पल के लिए तो एक ही लेंगे ना मोनिका, हम क्या यहाँ पे हजारों एग्जाम्पल लेते बैठेंगे क्या बेटा, समझाते वक्त तो एक ही लेंगे ना एग्जाम्पल। चलिए ध्यान दीजिए, कितना आ रहा है 166.67। वेरी गुड। तो 166.67 डॉलर का पेमेंट करना पड़ रहा है। किसको पेमेंट करना पड़ रहा है, ये पेमेंट करना पड़ रहा है यूएसए वाले को। तो यूएसए वाले को 10,000 रुपए की चीज खरीदने के लिए इतना रुपया देना पड़ रहा है। कब, जब ये एक्सचेंज रेट है तब। वैसे ही अब इधर का बताओ जल्दी से, तो इधर का कितना आएगा 10,000। अगर ये एक्सचेंज रेट हुआ तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा सामने वाले को, और ये रहा तब कितना करना पड़ेगा यूएसए वाले को पेमेंट। जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे, चलो थोड़ा सा जल्दी करो, बताइए आंसर। सेकंड वाले का आंसर क्या है 125 ना, हाँ $125। और इधर बताओ अगर ये एक्सचेंज रेट होता तो कितना देना पड़ता सामने वाले को, 83.33। वेरी गुड, ठीक है ना, ठीक है सर। अभी बस ये लिख के रखो, टेंशन मत लो तुम, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अगली बात। अब हम नीचे दूसरा एग्जांपल लेंगे, अब हम और एक एग्जांपल लेंगे, आ जाओ। अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। अच्छा और एक चीज बता दूं, ये एग्जाम्पल बेटा हमने खुद ने बनाया है, ये एग्जाम्पल हमने खुद ने बनाया है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल कहीं पे दिया हुआ नहीं है, पर इससे आपको कॉन्सेप्ट समझेगा, ठीक है। चलो आइए वापस, अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलो अब हम इसका उल्टा कर रहे हैं, उल्टा सर मतलब अब हम क्या करेंगे ना, अब इंडिया वाला जो है
अब इंडिया वाला जो है वो क्या कर रहा है, अब यूएसए इंडिया को गुड्स सेल कर रहा है, मतलब यूएसए का सेलर है जो इंडिया में गुड्स बेच रहा है, तो ये यूएसए वाले के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट, और हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, ये इंपोर्ट। मानते हो, ये हमारे लिए इंपोर्ट होगा। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि चूंकि यूएसए वाला गुड्स बेच रहा है, यूएसए वाला इंडिया में गुड्स बेच रहा है, तो क्या बताइए, तो बिल का अमाउंट डॉलर में आएगा, तो बिल का अमाउंट डॉलर में आएगा, है ना। बाकी करेंसी में आ सकता है बेटा, ऐसा नहीं है, हम सिंपलिसिटी के लिए ले रहे हैं कि यूएसए वाला सेल कर रहा है तो बिल डॉलर में देगा, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। समझो बेटा, बिल का अमाउंट है बेटा $200, कितना है, तो बिल का अमाउंट है $200, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो, जब हम इंडिया में यूएसए से $200 की कोई चीज खरीदेंगे और अगर एक्सचेंज रेट 60 रुपए का है, तो इंडिया वाले को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, उससे $200 की कोई चीज खरीदनी है, $1 अगर उसको खरीदना है ना, अगर उसको $1 चाहिए तो 60 रुपए का आ रहा है फर्स्ट केस में, करेक्ट। तो $200 का अगर पेमेंट करना है तो कितने रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 200 इंटू 60, तो आंसर आएगा 12,000 रुपए। बात समझ में आ रही है सबको, 12,000, ठीक है ना, ठीक है। तो 12,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, ओके। पर अगर एक्सचेंज रेट 80 होता तो कितना पेमेंट करना पड़ता, तो $200 इंटू 80, तो 16,000 का पेमेंट करना पड़ता, ठीक है ना, ओके। एंड अगर हमारा 120 होता तो, अगर 120 होता हमारा एक्सचेंज रेट, तो कितना पेमेंट करना पड़ता, 24,000 रुपए का। ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं, मुझे पहले बताइए आप। यहां तक बस ये एग्जाम्पल मैंने लिखा, अभी एक्सप्लेन कुछ किया ही नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल मैंने दिया है कि चलिए बताइए जल्दी से, चलो समझ में आ गया। तो अभी हमने बस एक एग्जाम्पल लिखा, अब हम देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में कम होना चाहिए एक्सचेंज रेट, बहुत ज्यादा होना चाहिए या मॉडरेट होना चाहिए। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि यही मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट लेवल समय के साथ साथ बदल सकता है। ऐसा हो सकता है कि अब आज जो 80 रुपीज का भाव चल रहा है, ऐसा हो सकता है कि वो हाई लेवल हो सकता है एक्सचेंज रेट का, ये समय के साथ साथ बदलता है, ठीक है ना। तो अभी बस एग्जाम्पल के लिए हम ये समझ रहे हैं, आपको ऐसा दिमाग में फिट नहीं करना है, अच्छा 80 रुपए तो मॉडरेट ही है, ऐसा नहीं है, समझाने के लिए मैंने यहां पे ऐसा लिया है, ठीक है ना, ओके। अब ध्यान दीजिए, चलो अब इधर देखिए बेटा, अब सुनिए अब क्या हो रहा है, देखिए हम ना पहले एक्सपोर्ट के नजरिए से देखेंगे, हमारे कंट्री में क्या हो रहा है ये बताओ, हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में एक्सपोर्ट हो रहा है, यूएसए क्या कर रहा है, छोड़ो उसको, क्या करना अपने को हमारे कंट्री का देखना है, हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, करेक्ट। तो हमारे कंट्री में हम जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको जो है ना बेटा, अगर हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है तो सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला इंपोर्ट कर रहा है ना। हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है तो सामने वाला इंपोर्ट कर रहा है, यस और नो बताइए, हाँ। तो यूएसए वाला पेमेंट कर रहा है, मुझे बताओ यूएसए वाले को पेमेंट अगर करना है तो कौन सा इसमें से सबसे अच्छा लगेगा। वापस से मैं जो सवाल पूछ रहा हूं सुनिए, जब हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए में, हमको तो 10,000 रुपए ही मिल रहे हैं, तीनों केसेस में हमको 10,000 ही मिलेंगे, लेकिन यूएसए वाला जो है, जो परचेस कर रहा है आपसे, उसको पहले केस में इतने डॉलर देने पड़ रहे जेब से, दूसरे केस में इतने डॉलर देने पड़ रहे हैं, तीसरे केस में इतने डॉलर देने पड़ रहे हैं। तो यूएसए वाला क्या बोलेगा, अरे भैया कम से कम डॉलर में 10,000 का पेमेंट हो रहा है, तो ये सबसे बेस्ट है मेरे लिए, है ना। तो जब ये चीज होगी ना तो हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट बहुत बढ़ते हैं,
मतलब कि हमारे कंट्री का जब एक्सचेंज रेट बहुत हाई होता है, हाई एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है बेटा कि हमारे एक्सचेंज रेट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, सॉरी एक्सचेंज रेट की वैल्यू हमारे मतलब हमारे करेंसी की वैल्यू कम है, मतलब सही तो उल्टा बोल रहा हूं। हाँ देखो यहां पे ना एक्चुअली हमारा वीक है, वीक है हमारा इंडियन रुपी वीक है। सोचो ना 120 रुपए दिया तब $1 आएगा, 120 रुपए दिया तब हमारा $1 आएगा, समझ में आ रहा है। हाँ तो एक्चुअल में जब एक्सचेंज रेट वीक है ना हमारे कंट्री का, तब सामने वालों को ज्यादा मजा आएगा। क्यों? उसको कम डॉलर में ही 10,000 का पेमेंट हो जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जब ऐसा होगा ना, जब हमारे रुपये की वैल्यू बहुत गिर जाएगी, देखो ना इसको बोलते हैं रुपये की वैल्यू बहुत गिर गई है, 120 रुपए दिया तब $1 आ रहा, समझा। यहां पे 60 रुपए में एक आ रहा था, अब रुपये की वैल्यू इतनी गिर गई कि 120 रुपए दिया तब जाके एक आएगा, ऐसा। तो यहां पे हमारे एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेंगे इधर। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहां पे जो है ना सामने वाले को सस्ता पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे हमारे एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा आएंगे इस केस में, इस केस में हमारे एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। यहां पे हमारे एक्सपोर्ट्स सबसे ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि सामने हमको तो 10,000 ही मिल रहे तीनों केस में, पर सामने वालों को सबसे कम पेमेंट इधर करना पड़ रहा ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, हाँ इसलिए क्या बताइए, यहां पे हमारे एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होंगे। लोग बोलेंगे अरे इंडिया से गुड्स लो, अभी कम डॉलर में ज्यादा रुपये हमको मिल सकते हैं, तो दनादन इंडिया से ले लो, हमारा पेमेंट कम होगा। तो जब ऐसा होता है तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, और जब ये होगा तो हमारे एक्सपोर्ट बहुत गिरते हैं। यहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा गिरते हैं, यहाँ पे सामने वाले को बहुत ज्यादा डॉलर देना पड़ रहा हमको, तो बोलेंगे अरे इंडिया से मत लो, बहुत ज्यादा डॉलर देना पड़ रहा हम, समझ रहे हैं ऐसा। ठीक है, अब नीचे आओ, इधर देखो, इधर क्या अच्छा है देखेंगे, देखिए ना। अब हम क्या कर रहे हैं इस केस में, इंडिया वाला इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया वाला क्या कर रहा है बेटा बताओ? इंपोर्ट कर रहा है, खरीद रहा है चीज, है ना। तो हम 12,000 में कोई चीज खरीदे ये अच्छा, या 24,000 में वो चीज खरीदे वो अच्छा? हम अभी खरीद रहे हैं, हम अभी खरीद रहे हैं चीजें, तो ये अच्छा या ये अच्छा? जल्दी से बताइए क्या लगता है आपको। हम जब कुछ खरीदते हैं तो पेमेंट कम हुई तो अच्छा लगता ना। हाँ मतलब कि यहां पे हमको लगेगा कि भैया $200 की चीज के लिए सिर्फ 12,000 ही देने पड़ रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा है, दनादन इंपोर्ट करो। तो हम इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, और अगर यही $200 की चीज को 24,000 देने पड़े तो हम बोलेगा अरे नहीं भैया नहीं, इंपोर्ट्स को कम करो भैया, एकदम कम हो जाएंगे इंपोर्ट्स हमारे, क्योंकि बहुत महंगा हो जाएगा बाहर से चीजें खरीदना। ये बात समझ में क्या बोल रहा हूं। अब इससे होता यह है बेटा, प्लीज ध्यान दीजिए, इससे एक्चुअल में होता यह है, देखो एक्चुअल में एक्सपोर्ट ज्यादा होना अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे कंट्री से जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा ना उतनी अच्छी बात है। तो हमको यहां पे ये अच्छा लग रहा है, बट अगर ये हुआ तो हमारे इंपोर्ट बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है बेटा जो हमको इंपोर्ट करनी ही पड़ती है कंट्री में, जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि ऑयल, ये इंडिया में थोड़ी ना बनता है, ये तो बाहर से ही खरीदना पड़ता है। अगर ऐसा हो गया तो हमारे इंपोर्ट बहुत महंगे हो जाएंगे। ठीक है एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, ठीक है, पर इंपोर्ट बहुत महंगे हो जाएंगे। मतलब कि ये सिचुएशन इधर के लिए अच्छा है पर इधर के लिए अच्छा नहीं है। तो बोलेंगे नहीं भैया नहीं, ज्यादा एक्सचेंज रेट तो हमको नहीं पुराएगा, ज्यादा एक्सचेंज रेट हमको नहीं पुराएगा। वो यहां पे अच्छा लग रहा पर यहां पे अच्छा नहीं है। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, बोलता है अगर एक्सचेंज रेट हमारा कम रहा ना, मतलब हमारे करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग है ना, कम रुपीस में ही डॉलर आ जा रहा है, इससे क्या होगा, हमारे कंट्री में लोग दनादन इंपोर्ट करना चालू कर देंगे। बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना भी अच्छी बात नहीं। हाँ ये मैं मानता हूं कि यहां पे हमको पेट्रोल वगैरह सस्ते में आएगा, लेकिन अगर हम सारी चीजें ही बाहर से खरीदना चालू कर देंगे तो लोग इंडिया के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स तो क्या बताइए उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर सब चीज तो इंपोर्ट ही करोगे बाहर से
तो अच्छी बात नहीं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है, इंपोर्ट करने से डॉलर में पेमेंट करना पड़ता बाहर, तो पैसा बाहर जाता है इकोनॉमी के, तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना अच्छी बात नहीं। और यहां पे देखो, समझो अगर मैं एक बार के लिए ऐसा मान भी लूं कि चलो इंपोर्ट यहां पे बढ़ रहे हैं, तो हमको क्या होगा, इंपोर्ट यहां पे अगर बढ़ रहे हैं तो समझो पेट्रोल तो सस्ते में आ जाएगा सर, चलो अच्छी बात है, चलो हम मानते कि अच्छी बात है। यहां पे देखो क्या हो रहा है, पर एक्सपोर्ट तो गिर रहे हैं ना हमारे, एक्सपोर्ट थोड़ी ना इतने गिरने चाहिए, हमारा तो जितना ज्यादा एक्सपोर्ट उतनी अच्छी बात होती है। तो ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये तो भी ठीक है पर ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब हमको लोअर एक्सचेंज रेट भी नहीं चलेगा। तो बचा क्या फाइनली, मॉडरेट एक्सचेंज रेट। इसमें जो हमारे एक्सपोर्ट्स है ना, इसमें जो हमारे एक्सपोर्ट्स है वो बहुत ज्यादा, एक्सपोर्ट्स है ना वो हमारे बहुत ज्यादा गिरेंगे नहीं, है ना, हमारी जो प्राइसिंग रहेगी मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहेगी, मतलब हम जो गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे बिकेंगे, तो चलेगा मॉडरेट एक्सचेंज रेट। और इंपोर्ट के नजरिए से देखे तो इंपोर्ट बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ेगा, इंपोर्ट बहुत ज्यादा कम भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, पर इतना महंगा है कि भैया अननेसेसरीली लोग चीज खरीदेंगे नहीं, जब जरूरत है तभी इंपोर्ट करो। इसलिए मॉडरेट एक्सचेंज रेट होना सबसे बेस्ट होता है, बस यही समझाना था। अब ये पूरे कंट्री में सीए फाउंडेशन में एक्सप्लेनेशन हमको बताइए, हमने क्रिएट किया है एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि क्यों मॉडरेट एक्सचेंज रेट, क्यों मॉडरेट एक्सचेंज रेट क्या बताइए बेहतर होता है, ठीक है ना। तो आज एक बार जल्दी से इधर आ जाएंगे, तो देखो क्या लिखा है, बोलते हैं मॉडरेट एक्सचेंज रेट, मॉडरेटली हाई एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी स्टिमुलेट्स, फैसिलिटेट करता है बिजनेस को, बोलता है मॉडरेट एक्सचेंज रेट फैसिलिटेट करता है बिजनेस को, क्यों, इन टू मेजर रेस, बोलते हैं हमारे जो इंपोर्ट्स है ना, हमारे जो इंपोर्ट्स है ना वो थोड़े बहुत महंगे हो जाते हैं, बोलते हैं कैसे, बोलते देखो वन वे इज दैट बाय मेकिंग इंपोर्ट्स डियरर, अगर बहुत ज्यादा कम था ना एक्सचेंज रेट तो इंपोर्ट तो सस्ता हो जा रहा था, बहुत ज्यादा लोग दनादन इंपोर्ट करते, पर मॉडरेट एक्सचेंज रहा ना तो थोड़े से हमारे कंट्री जब इंपोर्ट करेंगे ना थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, तो क्या होगा, लोग सारी चीजें इंपोर्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे यार देखो जो एकदम जरूरी चीजें है ना वही इंपोर्ट करो, बाकी चीजों के लिए इंडिया में जो होंगे ना प्रोड्यूसर उससे खरीदो। सो इससे क्या होता है, जब इंपोर्ट्स हमारे डियरर, जब इंपोर्ट्स हमारे थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो इससे लोग एंकरेज होते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब लोग बोलेंगे जो चीज हम इंपोर्ट करके बुलाते थे वो इंडिया में ही बना लो ना, काय को इंपोर्ट करना है, तो इससे इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडिया का बिजनेस और बढ़ेगा, समझ रहे हो। दूसरा, मॉडरेट एक्सचेंज रेट होने की वजह से क्या होता है, हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े बहुत चीपर, थोड़े बहुत सस्ते हो जाते हैं बाहर वालों के लिए, हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े बहुत सस्ते हो जाते हैं बाहर वालों के लिए, तो हम हमारे प्रोडक्ट्स को ज्यादा अच्छी तरीके से बेच पाएंगे बाहर। तो मॉडरेट एक्सचेंज रेट से इंपोर्ट्स थोड़े बहुत महंगे होते हैं, जिससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग प्रोडक्शन, जो चीजें इंपोर्ट करके ला रहे थे वो इंडिया में ही बना लो ना, फिर काय को बाहर से मंगाना है, तो इंपोर्ट समेत हमारे थोड़े से कम होते हैं मॉडरेट एक्सचेंज रेट से। एंड एक्सपोर्ट से क्या होता है, मतलब मॉडरेट एक्सचेंज रेट से एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ता है, एक्सपोर्ट थोड़े से सस्ते हो जाते हैं, मतलब बाहर वालों को थोड़ा बहुत सस्ते में गुड्स मिलेंगे, तो बोलेंगे अरे वाह इंडिया से लो गुड्स, इंडिया से गुड्स लो, तो इस मॉडरेट एक्सचेंज रेट से हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट थोड़ा सा कम होगा, तो ये अच्छी बात है। बात समझ में आ गई, बताइए फास्ट, ठीक है, बढ़े आगे नेक्स्ट, तो लाइक ठोक देंगे, बताओ क्या लाइक ठोक देंगे, मुझे बताइए फास्ट जल्दी से, यस नो, चलो आगे इधर देखो, बोलते हैं बिसाइड इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज द कंपनीज डिजायर्स ऑफ सीजिंग मार्केट बट इनहिबिटेड बाय टैरिफ वॉल्स कैन डू सो बाय सेटिंग अप बिजनेसेस हियर। ये क्या बोल रहा है, बोलता है कि जब मॉडरेट एक्सचेंज रेट होता है ना, जब मॉडरेट एक्सचेंज रेट होता है तो यूएसए वाला सोच रहा है यार इंडिया में मुझे करना है प्रोडक्शन, वहां पे मुझे गुड्स बेचने हैं, पर इंडिया वालों को तो बहुत महंगा लग रहा है, तो ये सोचेगा अरे यार
मैं यूएस में प्रोडक्शन कर रहा है, इंडिया वाला खरीद ही नहीं रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, काम करते हैं, मैं खुद ही चला जाता हूं इंडिया में प्रोडक्शन करने के लिए, तो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जो फॉरेन कंपनीज होंगी बोलेंगे यार हम यहाँ पे बना के जब बेच रहे हैं तो इंपोर्ट बहुत, उनको इंपोर्ट महंगा पड़ रहा है, एक काम करते ना अपना ब्रांच इंडिया में भी चालू कर लेते हैं और इंडिया में प्रोडक्शन चालू कर देते हैं। तो इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है हमारे इंडिया में, जिससे फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आके बिजनेस सेटअप करती है। तो अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत बताइए। हाँ मजा आया कि नहीं बताओ। स्टिमुलेट का मतलब होता है बढ़ावा देना, बढ़ावा है ना, मैंने पहले बता दिया था एक बार, पर फिर भी 3-4 बार पूछेंगे क्लास में, ऐसा होता है। चलिए बढ़े आगे। हाँ नेक्स्ट, ठीक है ना, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अब यहाँ पे समरी दिया है कि जीडीपी राइजिंग रही तो अच्छा, इन्फ्लेशन मॉडरेट होना चाहिए, एक्सचेंज रेट मॉडरेट होना चाहिए, टैक्स रेट लोअर रहा तो अच्छा, इंटरेस्ट रेट भी लोअर रहा तो अच्छा। ये सारे क्या है, इंडिकेटर्स है, संकेत है ऑफ बिजनेस कंड्यूसिवनेस। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जल्दी से अगला। नेक्स्ट देखिए इधर प्लीज जल्दी से आगे। इधर ना एक ही पॉइंट बस काम का है, सेशन को एंड कर देंगे, प्लीज सुनिए ध्यान से, है ना। सब फर्स्ट टाइम आपके क्लास में आए, अभी तक सिर्फ नाम सुना था, क्या बात है। अब ध्यान दीजिए प्लीज, सुनिए यहां पे क्या बोल रहा है वो। यहां पे ऐसा बोल रहा है कि देखो हम जब अभी पढ़ रहे थे ना एक एक फैक्टर के बारे में, जब हम एक फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो हमें ऐसा अज्यूम करना है कि बाकी फैक्टर कांस्टेंट है? सर कुछ समझ में नहीं आया सर, बता रहा हूं ना, इसलिए तो मैं आया हूं। मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए, मैंने बोला कि अगर हमारा राइजिंग जीडीपी है, अगर जीडीपी हमारा राइज होता है या जीडीपी हमारा ग्रो होता है, ग्रोइंग जीडीपी है, तो ये एक संकेत है कि इसके वजह से बिजनेसेस ग्रो होंगे और फ्यूचर में, है ना। बट अगर इसके साथ साथ अगर हमारे कंट्री में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाए और टैक्स रेट्स भी बढ़ जाए, जीडीपी बढ़ने के साथ साथ अगर इंटरेस्ट रेट हमारे बढ़ गए और टैक्स रेट भी बढ़ गए, तो क्या होगा, तो फिर राइजिंग जीडीपी के वजह से बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा फ्यूचर में। समझ रहे हो, मतलब अगर एक साथ ये सारे फैक्टर्स को अगर हम कंसिडर करने जाएंगे तो ये बिजनेस कंडूसिवनेस वाला जो कंक्लूजन दे रहे थे वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए वो ऐसा बोल रहा है कि जब हम ऐसा बोलते हैं कि राइजिंग जीडीपी, जब हम ऐसा बोलते हैं कि राइजिंग जीडीपी इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस कंडूसिवनेस, तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि जब मैं जीडीपी की बात कर रहा हूं तो बाकी फैक्टर्स को मैंने कांस्टेंट रखा है। ये पॉइंट समझ में आया? और एक बार समझाता हूं, टेंशन मत लो, और एक बार बता रहा हूं। मैंने बोला कि मार्केट में जब सुनिए और एक बार बता रहा हूं अलग तरीके से, मैंने बोला मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट्स आपके गिरते हैं तो इससे लोग ज्यादा पैसा लोन पे उठाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, बिजनेस ग्रो होगा फ्यूचर में। बट समझो अगर इसके साथ साथ हमारे टैक्स रेट्स बढ़ जाते हैं, समझो इसके साथ साथ जीडीपी की वैल्यू गिरना चालू हो चुकी है, तो क्या होगा, तो फिर इसके वजह से बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। मतलब हम जब ऐसा बोल रहे हैं कि राइजिंग जीडीपी, या हम जब ऐसा बोल रहे हैं यहां पे कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स इज अ इंडिकेटर ऑफ बिजनेस कंडूसिवनेस, तो उस समय पे मैं बाकी फैक्टर को कांस्टेंट रख रहा हूं। अगर एक साथ सारे फैक्टर्स चेंज होंगे तो मैं सिर्फ इंटरेस्ट का इफेक्ट नहीं देख पाऊंगा जीडीपी पे। तो यहां पे ये एमसीक्यू ये आता है, ध्यान दीजिए। हाँ अब सुनिए, यहां पे एमसीक्यू ये आता है, हाँ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यहां पे एमसीक्यू ये आता है कि जब हम मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा कौन सा ओवर आर्किंग अजम्पशन होता है जो हम लेते हैं वापस से। जब हम मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा कौन सा अजम्पशन होता है जो हम लेते हैं, वो होता है अदर थिंग्स गिवन अदर थिंग्स कांस्टेंट। ये एमसीक्यू आता है, ये आपके स्टडी मटेरियल का लास्ट एमसीक्यू है, ये आपके स्टडी मटेरियल का लास्ट एमसीक्यू है। खत्म, तो हमारे टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। कल हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कल हम इसके आगे की चर्चा करेंगे।
और 3 सेशंस में हमारा आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अभी एक बार चेक करते हैं, आ जाइए। देखो एमसीक्यू क्या जो मैं बोल रहा था ना, एमसीक्यू देखो क्या आएगा, एमसीक्यू। हाँ ये बताओ, तो ये वाला बताओ, ये वाला बताइए एमसीक्यू। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम अमंग द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो। बताइए क्या लगता है, टैक्स रेट कैसा होना चाहिए आपका, टैक्स रेट कैसा होना चाहिए, टैक्स रेट कम होना चाहिए, जीडीपी कैसा होना चाहिए, जीडीपी ज्यादा होना चाहिए, और इन्फ्लेशन कैसा, मॉडरेट होना चाहिए, है ना। सो हम क्या बोलेंगे, ए का 3, बी का 1, चेक करो, ए का 3, बी का 1 और सी का होना चाहिए 2, तो सी का 2, आंसर क्या है, ऑप्शन ए। समझ में आ गया कैसे करना है, समझ में आ गया ना कैसे करना है, वेरी गुड। आ जाओ आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। एक और क्वेश्चन ये रहा, ये देखो, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओवर आर्किंग, which of the following is an overarching all inclusive assumption while assessing the conduciveness of the macro variables for business। ये अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया आपको, क्या आंसर है इसका, अभी बताया ना जस्ट, कि जब हम मैक्रो वेरिएबल्स का एनालिसिस करते हैं तब ये अजम्पशन लेते हैं क्या, कि एक फैक्टर की जब बात कर रहा हूं तो बाकी फैक्टर को हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। तो आंसर क्या है इसका, बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है, बी। चेक कर लेंगे, ये देखो क्वेश्चन 30 का आंसर देखो क्या है, बी है। समझ में आ गया बात, बताइए मजा आया कि नहीं, मजा आया या नहीं, है ना। हाँ बेटा बता दिया, जितना मैंने बोला ना बेटा स्टूडेंट उतना ही याद रखना है, ठीक है ना। हाँ ओवरऑर्किंग मतलब क्या, ओवरऑल लेवल पे जो हम अजम्पशन लेते हैं वही उसका मतलब है, ठीक है ना। हाँ सो गाइज आई होप कि आपको हमारे आज के इस वीडियो में आया होगा मजा। यार मैं चाहता हूं कि अब आपका इमेज और आपका नाम आए इस हमारे सीए फाउंडेशन जून 2023 के रिजल्ट में। जैसे कि इस बार परनीत ने, हरीत ने इतने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, 44 स्टूडेंट्स ने 90+ मार्क स्कोर किए हैं। मैं चाहता हूं अब आपका नाम भी इसमें आना चाहिए। एंड आप दोस्तों हमारा मंजिल 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी प्लस पे, या तो आप मेरा ये इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हैं। इनकी लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप MB सर कोड यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, राइट। प्लस या आइकॉनिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, मैंने आपको इसके डिफरेंसेस आपको मैंने बता दिए थे। आप जो है मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी ऐप पे, जितने भी ये मैं फ्री सेशंस ले रहा हूँ उसकी लिंक मैं डलवा दूंगा यहाँ पे bit.ly/mbsunacademy। एंड अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन में अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप MB सर कोड यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके बताना कि आपको मुझसे बढ़ के कैसा लगता है। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।